अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम स्टडी करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे और सेकंड लेक्चर में हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन डेफिनेशंस को हमने कवर करना है। इनको आप बुक पे मार्क कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सिमिलरली इसी तरह से इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की 2 टाइप्स का जिक्र किया गया है हमारी बुक में, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एंड डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। काफ़ी सारे मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स अब तक डिज़ाइन किए जा चुके हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स जितने भी हैं उन सब का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, जो कि आज हमने स्टडी करना है। बाकी ये है कि एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले ये डिज़ाइन किया गया था स्टार्ट में, और ये किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को उनके मैसेज की बेस पे सेपरेट कर देता है। एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच सेपरेट्स डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मैसेज। एंड उसके बाद है डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये स्पेशली ऐसे एलिमेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। ये इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारी बुक में। इसके बाद है मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में होता है, जिसमें कि एक्स एक्सिस के ऊपर किसी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मैसेज होते हैं। जितने डिफरेंट टाइप के मैसेज वाले उसमें आइसोटोप्स अवेलेबल होंगे वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लिखे हुए होंगे, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस के ऊपर शो होती है। तो उस चीज़ को हम मैस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। द प्लॉट ऑफ डाटा एज द मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आप बुक पे भी साथ साथ मार्क कर सकते हैं। ये डेफिनेशन साथ साथ शो हो रही है, तो बुक पे आप इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसको हमने थोड़ा आज कंसेप्चुअली क्लियर करना है कि किस तरह से हम ये चेक कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये हम देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। हमारी बुक में एग्जांपल ली गई है नियॉन गैस की। नियॉन गैसीय स्टेट में पाया जाने वाला एलिमेंट है और ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो सिंपल है इसकी एग्जांपल इसलिए ली गई है। बाकी हम क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, किसी भी एलिमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं। नियॉन गैस एक कंटेनर में हमारे पास है, तो यहाँ पर नियॉन के जितने भी एटम्स होंगे इनको हम एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा 10, लेकिन मैसेज के लिहाज से कुछ का मैस 20 होगा ज़्यादातर का, कुछ का मैस 21 और कुछ का मैस 22। ये चीज़ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से हमें क्लियर हुई कि 3 तरह के डिफरेंट मैसेज वाले आइसोटोप्स नियॉन में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसी एलिमेंट की सॉलिड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है हमारी बुक में। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म्स होती हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंटल फॉर्म्स हैं कार्बन की। इन दोनों के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये चीज़ भी हमने नेक्स्ट स्टडी करनी है, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लें कि कोई भी एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो वो डायरेक्टली 3 मज़ीद एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन जो है ये डायरेक्टली 3 एटम से जुड़ा हुआ होगा, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन और एक कार्बन इधर होगा। ये मैं बना नहीं रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है इसका स्ट्रक्चर। अब ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन से, इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से जुड़ गया। अब ये कार्बन फर्दर आगे जो है जुड़ते जाएंगे 3 कार्बन एटम से, ठीक है ना। ये एक्सटेंड होता जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, एक नेटवर्क बन जाएगा, बहुत सारे कार्बन एटम्स जुड़ जाएंगे। एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन के इस तरह से बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए होते हैं। ग्रेफाइट में, डायमंड में भी एक ही तरह के एटम्स होते हैं, सारे कार्बन एटम्स, और ये सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। डायमंड भी और ग्रेफाइट भी दोनों ही सॉलिड फॉर्म्स हैं कार्बन की। अब ये है कि हमारे पास ये जो एटम्स होंगे ये मैसेज के लिहाज से यहाँ पे 3 तरह के एटम्स होंगे। मैक्सिमम एटम्स तो 12 मैस वाले होते हैं, ये हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से ऑब्जर्व किया है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका मैस 13 या 14 भी होता है, मैक्सिमम का 12 होता है। और एटॉमिक नंबर तो अंडरस्टूड है कि कार्बन का 6 ही होगा सारे एटम्स का। अब ये है कि हम इन एटम्स को हमने कैसे चेक कर लिया कि कार्बन में मैसेज के लिहाज से 3 तरह के एटम्स हैं या इसमें मैसेज के लिहाज से 3 तरह के एटम्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी। इसके लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करते हैं, ये टेक्निक है, और इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने स्टडी करना है कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है इसमें कि कोई भी एलिमेंट जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके 3 आइसोटोप्स हैं या 10 या 15 आइसोटोप्स हैं, नो इशू। जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं जिस एलिमेंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, वोलाटाइज करेंगे, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, वोलाटाइज करेंगे। तो सैंपल इज़ वोलाटाइज्ड। सबसे पहले सैंपल को वोलाटाइज किया जाएगा, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी ये जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है, इन एटम्स को हमें अलग-अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हमारे पास यूज़ होती हैं इनको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना। ये फर्स्ट स्टेप है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का। इसके लिए तो हमें इस फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होंगी उनके लिए हमें उनको वोलाटाइज करना पड़ेगा, इस स्टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। और डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस तरह के सैंपल्स के लिए बना हुआ है। इसमें एक चैम्बर होगा जिसमें कि सैंपल्स जो हैं उनको वोलाटाइज किया जाएगा। बाकी हम इसी की एग्जांपल को लेकर आगे चलते हैं। इसके लिए हमें इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए इस स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो है जी आयोनाइज्ड। पहले हमने क्या किया, सैंपल को वोलाटाइज कर दिया, देन सैंपल को क्या करेंगे, आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। ये इसमें से हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जब पास थ्रू करेंगे तो क्या होगा, ये गैसीय स्टेट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और इनसे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गुजारेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल, ये हम मॉलिक्यूलर आयन वाले टॉपिक में भी स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट हमें मॉलिक्यूलर आयन्स मिलेंगे, यानी अगर नियॉन का केस हम देखें तो नियॉन के केस में यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि नियॉन के हमारे पास जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैसेज के लिहाज से कुछ का मैस 20 है, कुछ का मैस 21, कुछ का मैस 22 भी है, 3 तरह के हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम उनको आयोनाइज कर चुके हैं। तो सब के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज मोस्टली ज़्यादातर के ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत रेयर होंगे जिन पे +2 चार्ज आएगा, या नेगेटिव चार्ज वाले भी बहुत रेयर होंगे। तो उनकी
अमाउंट इतनी कम होती है कि वो हमारे मैथ स्पेक्ट्रम में शो ही नहीं होते प्रॉपरली। इसलिए मैंने ये सारे +1 वाले ही इंडिकेट किए हैं, और ये इनके मैसेज डिफरेंट है, कुछ की मैस 20 है, कुछ का 22 है, कुछ का 21 है। जितनी टाइप के एटम्स होंगे किसी एलिमेंट में, उतनी टाइप के उसमें एटम्स क्या बन जाएंगे, हमारे पास आयंस बन जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यह है कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन आयंस को क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर देंगे, क्योंकि हमने इनको सेपरेट करना है और हम न्यूट्रल एटम्स को सेपरेट नहीं कर सकते। एक्सट्रीमली स्मॉल है न्यूट्रल एटम्स और उनके मैसेज में भी बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो उनको अलग-अलग करके हम ये नहीं देख सकते कि किस टाइप के कितने एटम्स हैं। लेकिन इस मकसद के लिए हमने क्या किया, इन एटम्स को आयंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन आयंस को हम चेक कर सकते हैं अलग-अलग कि किस टाइप के कितने आयंस हैं और मैसेज के लिहाज से कितने टाइप के आयंस हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि पहले आयोनाइज़ किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में एक्सेलरेटेड इन आयंस को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होंगे, उन इलेक्ट्रोड्स में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देंगे और उसकी वजह से क्या होंगे, ये आयंस एक्सेलरेट हो जाएंगे, ये फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरह बहुत सारे आयंस हमारे पास पॉजिटिव, इनको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया जाएगा और क्या किया जाएगा, इनको एक्सेलरेट कर दिया जाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे और इनको एक्सेलरेट कर देंगे। अब ये एक्सेलरेट हो गए, तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया इन्होंने। यहाँ पे कुछ के मैसेज 20 हैं, कुछ के मैसेज 21 हैं, कुछ के मैसेज 22 हैं इन केस ऑफ नियॉन। बाकी एलिमेंट्स के केस में डिफरेंट हो सकता है। तो अब ये है कि हम यहाँ पे इनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ये आयंस एक ट्यूब में मूव कर रहे होते हैं, ये हम इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टडी करेंगे। तो इनके आगे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब मैग्नेट जो है उसका इफ़ेक्ट स्मॉल मैथ वाली चीज़ों पे ज़्यादा होता है और जिन चीज़ों का मैथ ज़्यादा हो उन पे कम इफ़ेक्ट होता है मैग्नेट का। तो अब ऐसे होगा कि इसमें जो आयंस स्मॉल मैथ वाले होंगे उनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये आयंस सीधे मूव करते और आगे जाके ट्यूब के साथ स्ट्राइक कर जाते। ये मैथ स्पेक्ट्रोमीटर आप देख सकते हैं, ये इसमें ट्यूब है और इसमें आयंस मूव कर रहे हैं और एंड पे आगे इसमें बेंडिंग है। तो जो बेंड है उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आयंस सीधे जाके ट्यूब के साथ, ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक कर जाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जो इनको बेंड कर देगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इनका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी और डिफ्लेक्शन इनमें ऐसे आएगी कि जिन आयंस का मैस 20 होगा उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी और जिनका 21 उसमें थोड़ी कम और 22 वालों में और कम, क्योंकि जो ज़्यादा मैस वाले हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़रा कम होता है। ये आयंस हमारे पास मूविंग हैं। अब क्या होगा, यहाँ से सेपरेशन हो जाएगी इनकी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए और डिफ्लेक्शन कैसे हुई कि जो 20 मैस वाले हैं उनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई, 21 वालों में थोड़ी कम, 22 वालों में थोड़ी और कम। अगर 23 मैथ्स वाले भी होते तो उनमें थोड़ी और कम डिफ्लेक्शन होती। इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास, अलग-अलग कितारों में ये मूव करना शुरू कर देंगे। अब क्या है कि अब हमने यहाँ से हमें पता तो चल गया कि ये 20 मैथ्स वाले हैं, ये 21 वाले, ये 22 वाले। ये है कि हमें एक तो ये कैसे पता चला कि कितनी टाइप के हैं मैसेज के लिहाज से, कि हम इन आयंस को आगे कलेक्ट कैसे करते हैं। आगे हमें कलेक्टर लगाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आगे एक हम लगाते हैं आयन कलेक्टर का नाम देते हैं उसको। आयन कलेक्टर जो है उसके ऊपर इस तरह से डिफरेंट पोर्शंस होते हैं और उसके डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर जिस जिस तरह से आयंस गिरते हैं वो इंडिकेट कर देता है कि इस पोर्शन के ऊपर इतने आयंस गिर रहे हैं। ये चीज़ हमारे पास आयन कलेक्टर है। अब अगर इसमें 23 मैथ्स वाले भी होते तो आगे मज़ीद आयन कलेक्टर पे पोर्शंस होते हैं, आगे हमारे पास मज़ीद वो भी डिटेक्ट होते हैं। जितने टाइप के आइसोटोप्स होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे।
वेरी सिंपल। अब ऐसा है कि ये आयन कलेक्टर जो है, इसके ऊपर जैसे ही एक आयन गिरता है, ये उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल कंप्यूटर को पहुंचता है। कंप्यूटर उसका ग्राफ प्लॉट कर देता है। बहुत सिंपल है। इस आयन से आगे हमारे पास कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर हमें डाटा दे देगा किस फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, जिसमें कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। और इन केस ऑफ नियॉन यहाँ पे हमारे पास मैसेज के लिहाज से 3 तरह के आयन्स शो हुए इस केस में। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही एक आयन गिरेगा तो यहाँ पे ये आयन कलेक्टर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठा देगा। तो जैसे जैसे जितने ज़्यादा आयन्स गिरेंगे उतना ही ये ग्राफ जो है ऊपर उठता जाएगा। जितने आयन्स यहाँ गिरेंगे उसी हिसाब से, जितने आयन्स यहाँ गिरेंगे उसी हिसाब से ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को ही हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। ये मैस स्पेक्ट्रम आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे है और हमारे पास आइसोटोप्स के मैसेज जो हैं वो एक्स एक्सिस के। ठीक है। जो आयंस होते हैं वो मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट होते हैं। हम ये कह सकते हैं ये मैसेज हैं या मैस टू चार्ज रेशो है। यहाँ पे तो सबके ऊपर +1 वाला चार्ज ही है ना। अगर +2 वाले होंगे तो वो हमारे पास अगर 20 मैस वाला एक आयन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है वो तो इधर ही शो होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर +2 चार्ज है तो वो इधर शो नहीं होगा, वो और जगह पे शो होगा। लेकिन वो ग्राफ में उनकी मिकदार बहुत कम होती है तो वो हमारे पास प्रॉपरली जो है यहाँ पे वो शो नहीं होते, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ जो है ये मैसेज आइसोटोप्स के हैं या मैस टू चार्ज रेशो है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल एटम्स थे। न्यूट्रल एटम्स को हम सेपरेट ही नहीं कर सकते थे। यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में कनेक्टेड थे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जो सैंपल है उसको वोलाटाइज किया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने उनको आयोनाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, और उसके बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूलर आयंस बन गए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने उन आयंस को एक्सेलरेट किया बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ से आगे हमारे पास है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप की हेडिंग हम देते हैं। फोर्थ स्टेप है कि दीज आयंस क्या किया है हमने, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इनको डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो डिफ्लेक्टेड with the help of magnetic field। और इसके बाद स्टेप में हम क्या करते हैं, उन आयंस को कलेक्ट कर देते हैं। आयंस आर कलेक्टेड, और जब कलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो इस डाटा को एक्स एक्सिस के ऊपर आइसोटोप्स के मैसेज या मैस टू चार्ज रेशो और वाई एक्सिस के ऊपर उनकी रिलेटिव अबंडेंस को प्लॉट कर देता है, जहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे इस एलिमेंट में मैसेज के लिहाज से इतने टाइप के एटम्स हैं और उन आइसोटोप्स के मैसेज ये हैं, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे जिस वक्त हमारे पास ये नियॉन गैस होगी तो Ne पॉजिटिव आयन ही बनेगा। 20 मैस वाला बन सकता है, 21 मैस वाला, 22 मैस वाला। इसके अलावा अगर यहाँ पे हमारे पास सैंपल कोई और हो, लाइक क्लोरीन गैस हो, लाइक ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तो उसमें उस मॉलिक्यूल की फर्दर ब्रेकडाउन भी होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास एटम्स के आयंस भी बनते हैं और मॉलिक्यूल्स के आयंस भी बनते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होती, सैंपल में हमारे पास होती क्लोरीन गैस Cl2 क्लोरीन गैस है। यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जानी थी
किसकी, Cl2 कैटाइंस की। ये और ये कैटाइंस जो हैं इसमें फ़र्दर ब्रेकडाउन भी हो सकती है। कैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है कि Cl एटम भी अलहदा हो सकता है, ठीक है, Cl एटम्स भी अलहदा हो सकते हैं, Cl2 कैटाइंस भी होते हैं हमारे पास, और Cl पॉजिटिव इस तरह के आयंस भी साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे जो पीक्स हमारे पास आती है ना मैस स्पेक्ट्रम में, अब देखें मैस स्पेक्ट्रम में जो पीक हमारे पास आएगी इसकी वजह से उसका मैस क्या हो सकता है, 35.5 एवरेज मैस है क्लोरीन के आइसोटोप्स का। एवरेज मैस क्या होता है ये भी हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है। तो यहाँ पे अगर ये Cl2 में हम देखते हैं क्लोरीन में, तो क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं उनके मैसेज दो तरह के मैसेज वाले ऑब्ज़र्व किए गए हैं, 35 एंड 37, दो तरह के मैसेज वाले क्लोरीन के एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह के एटम्स अलहदा होंगे 35 वाले, तो 35 मैस के ऊपर एक हमारे पास पीक आएगी इस तरह के एटम्स की वजह से, इस तरह के एटम्स की वजह से 37 के ऊपर एक पीक आएगी। और अगर ये Cl2 इस तरह के दो एटम्स से मिलके ही बना हुआ है तो उसकी वजह से हमारे पास ये Cl2 है और ये दोनों एटम 35 वाले ही हैं, तो फिर यहाँ से हमारे पास जो पीक आएगी वो 35 और 35 70 के ऊपर एक पीक आएगी, ठीक है ना। अगर एक 37 वाला है एक 35 वाला है तो 72 पे भी आ सकती है, और इस तरह से अगर दोनों 37 वाले हैं तो 74 पे भी आ सकती है। इस तरह से ये मुख्तलिफ ये मैस स्पेक्ट्रम में पीक्स Cl2 के केस में हमारे पास ऑब्ज़र्व होंगी। तो अगर हम एलिमेंट चेंज करते हैं उसके लिहाज से मैस स्पेक्ट्रम उस एलिमेंट का जो है वो डिफरेंट आता है। और इस टेक्निक को मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मैसेज और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये इस टेक्निक का एडवांस यूज़ है, इसको हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। मसलन हमारे पास है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन या पेंटेन है साथ, या हमारे पास आइसोपेंटेन नियोपेंटेन है। ये जितने भी हैं ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मैंने नाम लिए हैं। तो इनमें से हर कंपाउंड का हमारे पास डिफरेंट मैस स्पेक्ट्रम आएगा। तो मैस स्पेक्ट्रम का जो पैटर्न है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस हमारे अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक लेवल तक ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे।